कल वाला पीडीएफ मिल गया था आपको? कल वाला पीडीएफ ग्रुप पे आ गया ना? जो जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको आ गया है ना? आप ग्रुप में जुड़े नहीं होंगे, बाकी सबको आ गया? ओके। पीडीएफ कल जो आपने मांगा था ना, जो मैंने बताया था, है ना? चलिए हम शुरू करें। ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है? देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक सेगमेंट, एक पार्ट बैलेंस शीट के बारे में, क्योंकि बैलेंस शीट का अपना एक अलग चैप्टर भी है जिस पर क्वेश्चन यूजुअली आता है। और बैलेंस शीट आपको लगती है चैप्टर अमालगमेशन में, चैप्टर बायबैक में, चैप्टर होल्डिंग में, सभी चैप्टर में। और अपने आप में एक अलग से चैप्टर भी है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है। तो ये आप सिर्फ समझ लो, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है इवन। देखिए, बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की, वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पहले इसका नाम शेड्यूल 6 था, अब नाम शेड्यूल 3 है। जितनी भी कंपनीज हैं सबकी बैलेंस शीट एक ही पैटर्न पर बने, एक जैसी बने, यूनिफॉर्म हो, तरीका सेम हो, ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। उसके लिए फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है कि किसी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए। उसके 3 डिवीजन, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। सिर्फ देख के रख लो, लिखना हो तो लिखें, ना लिखना हो तो ना भी लिखें। देखिए, एक होता है एस, एक होता है इंड एस। क्या आप समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या आप एस समझते हैं? एस और इंड एस नहीं समझते? शायद आपने एस 2 पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है एस 2? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, बस देख के रख लो, लिखो भी मत। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 ऑफ द शेड्यूल 3। हाँ, वैल्यूएशन इन्वेंटरी में था, ठीक है। देखिए बेटा, एक होती है छोटी कंपनीज, एक होती है बड़ी कंपनी। अब छोटी और बड़ी का क्या फर्क है? छोटी कंपनीज पर लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बड़ी कंपनीज पर लगता है इंड एस। इंड एस, एस और इंड एस। बेटा, आपको इंटर में पढ़ना है एस, और फाइनल में आप पढ़ेंगे इंड एस। अभी आपको पढ़ना है एस। देखिए, इंड एस कौन सी कंपनी पे लगते हैं? एसी। पहली बात, इंड एस किस पे लगते हैं और एस किस पे लगते हैं? बड़ी कंपनी पे क्या लगता है? इंड एस। छोटी कंपनी पे क्या लगता है? एस। ओनली एस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमें इंटर में छोटी कंपनी के बारे में पढ़ना है, मतलब एस पढ़ना है। अब कौन सी कंपनी छोटी, कौन सी बड़ी, किस पर एस, किस पर इंड एस? क्या आप समझते हैं लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी समझते हो? लिस्टेड और लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जो स्टॉक एक्सचेंज में जिसका नाम लिखा हुआ है वो लिस्टेड, और बाकी अनलिस्टेड। रिलायंस कौन सी है? लिस्टेड। आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, खरीद लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाओ, खरीद लो। तो रिलायंस रजिस्टर्ड है कहाँ पर? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में। वो रजिस्टर्ड है कहाँ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो कंपनी होती है लिस्टेड। तो रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। लेकिन मान लो ये जो प्राइवेट कंपनी होती है सब क्या हुई? अनलिस्टेड। इवन पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है। जिसने अपना नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिखवाया नहीं है, रजिस्ट्रेशन वहां नहीं करवाया, तो वो कंपनी क्या हो गई? अनलिस्टेड।
अब मैं उसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूं। तो बेटा जो अनलिस्टेड कंपनी होती है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है 250 करोड़ से कम है तो वो कंपनी छोटी हुई, और जिसकी वर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है वो कौन सी हुई? बड़ी कंपनी। लोड मत लो, ये लिखने रटने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज है, सुनो समझो और भूल जाओ। तो बड़ी कंपनी मतलब जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है वो सब कौन सी होती है? बड़ी कंपनी। या अनलिस्टेड है लेकिन नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो भी क्या हुई? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी पे क्या लगेगा? इंड एस। छोटी कंपनी जो अनलिस्टेड है और नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है तो वो क्या हुई? छोटी कंपनी, उस पर क्या लगेगा? एस। इंटर में क्या है? एस। फाइनल के में क्या है? इंड एस। अब जो बैलेंस शीट है ना बेटा, क्या फर्क है डिवीजन 1 डिवीजन 2? हमें कौन सा पढ़ना है, डिवीजन 1 या 2? हमें डिवीजन 1 में क्या होता है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले आता है और असेट बाद में, जबकि इंड एस में जो कंपनी होती है डिवीजन 2 में पहले क्या आता है? असेट, और नीचे क्या आती है? इक्विटी एंड। पर हमें इस सब का लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो डिवीजन 1 पढ़ना है। तो हम इंटर में वो कंपनी जो एस से गवर्न है, जिस पर अकाउंटिंग स्टैंड लगता है, मतलब वो सारी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उस पर लगता है एस, उस पर लगता है फॉर्मेट कौन सा? डिवीजन 1। और डिवीजन 1 का फॉर्मेट क्या होगा बैलेंस शीट का? इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले आती है और असेट बाद में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर, जो आपके लिए निहायत ही जरूरी है, जिसको पढ़ना ऑनलाइन स्टूडेंट भी नोट शायद करना नहीं चाहते होंगे, इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो, मत लोड लो। अब हम करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 1। डिवीजन 1 मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उसके लिए हम ये फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। देखिए, आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में आप बैलेंस शीट क्या लिखते थे? एज। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते थे? एज। एज ऑन। एज ऑन 31 मार्च ये लिखते हैं ना अपन, एज ऑन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 26। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट किस दिन की है? 31 मार्च 2026 की है। 31 मार्च 2026 की है एज ऑन। अब मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 26, तो बेटा ये जो एज ऑन वर्ड है ना, ठीक है मैं समझता हूं इसको, इधर इधर से एक जवाब आ रहा है, खुशी यादव वैल्यूएशन इन्वेंटरी एज ऑन, मुमिश्रा शकील वो कुछ और बता रही हैं, ऑनलाइन से कुछ और बताओ। हाँ, एज ऑन की जगह एज एट लिखे ऐसा? एज ऑन लिखें या एज एट लिखें? ऑनलाइन ऑफलाइन क्या लिखो, एज ऑन या एज एट? एज ऑन। और शिवांशु पटेल बोल रहे एज एट, अस्तिक सिंह एज एट, बाकी सब एज ऑन। देखो समझना अब इसको, आप बर्थडे मनाते हो या बर्थ टाइम बनाते हो? बर्थडे मनाते हो या बर्थ का टाइम बनाते हो? बर्थडे। आपका बर्थडे रात की 12 बजे शुरू होता है, रात की 12 बजे आपको बर्थडे बम पड़ते हैं। यदि हॉस्टल में हो तो बर्थडे बम पड़ेंगे, बच्चे मुक्के मारते हैं ना आजकल के, पता नहीं क्या ट्रेंड चला है बर्थडे बम मुक्के मारते हैं। कब से पड़ना शुरू होते हैं? रात को 12 बजे से शुरू होता है, अगले दिन 12 बजे बर्थडे। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थ टाइम सेलिब्रेट नहीं करते हो। यदि आपका जन्म दोपहर में 12:21 पे हुआ था, तो आप क्या केक 12:21 पे काटते हो दिन भर? तो आप बर्थडे मनाते हो, बर्थ टाइम नहीं मनाते हो। बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है
या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की होती है? बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की होती है? क्या बोलेंगे? पूरे दिन भर की नहीं होती। आप बैलेंस शीट में कैश लिखते हो, वो कैश दिन भर की होती है, 31 मार्च के सुबह से लेकर शाम तक की, कि शाम की होती है? बताओ, कैश कौन सी लिखोगे आप बैलेंस शीट में? 31 मार्च की सुबह की या दोपहर की या शाम की? शाम की लिखोगे। डेटा कब? इन्वेंट्री, जो माल बिकने से रह गया, इन्वेंट्री, वो कब की लिखोगे? 31 मार्च की सुबह की, दोपहर की या शाम की? शाम की। तो फिर बैलेंस शीट कब की बन रही है? शाम की। यदि आपका बिजनेस शाम को, आपकी दुकान 6 बजे बंद हुई, तो बैलेंस शीट भी कब की बनी? शाम को 6 बजे की। यदि आपका रेस्टोरेंट रात को 11 बजे बंद हुआ, 11 बजे आपकी दुकान बंद हुई, रेस्टोरेंट या होटल, तो फिर कैश कब की लिखोगे? रात को 11 बजे की लिखोगे। तो बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं होती, दिन के पर्टिकुलर टाइम की होती है, इवनिंग की होती है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं, पर्टिकुलर टाइम की होती है। तो कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है उस एंगल से? एज ऑन मतलब पूरा दिन, एज एट मतलब पर्टिकुलर टाइम। इसलिए अब सालों बाद लोगों की नींद खुली। अब नींद खुली कि नहीं, एज ऑन हम जो यूज करते आए हैं सदियों से, वो गलत है, एज एट सही है। इसलिए आपको अपनी बैलेंस शीट में आज के बाद कभी भी, कंपनी के बैलेंस शीट में आज के बाद कभी भी हम एज ऑन वर्ड यूज नहीं करेंगे, एज एट वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो हमारे नंबर कट होंगे। क्योंकि एज ऑन वर्ड अब एलिमिनेट कर दिया गया है और एज एट वर्ड लाया गया है। तो ये मैंने आपको विथ रीजन बता दिया व्हाई वी हैव टू यूज एज एट। तो बैलेंस शीट के लिए वर्ड क्या यूज होगा? एज एट। तो ये बैलेंस शीट के लिए हम लिखा है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025, 26, 25 जो भी है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड कभी भी एज ऑन नहीं, एज एट यूज करना है। ठीक है भाई। अब इक्विटी लायबिलिटी पहले आता है और असेट बाद में आता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। पहले असेट भी आ सकता था, इक्विटी नीचे आ सकती थी, जो भी हो, इसका कोई लॉजिक नहीं कि इक्विटी पहले क्यों और असेट नीचे क्यों। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब बेटा पहले हम बैलेंस शीट में, पहले कंपनी की बैलेंस शीट में भी ये बैलेंस शीट बनती थी। यहां लिखते थे असेट और यहां लिखते थे लायबिलिटी लिखते थे। यहां पर इक्विटी शेयर केवल आती थी, प्रेफरेंस शेयर केवल आती थी, रिजर्व एंड सरप्लस आता था, लोन आता था, क्रेडिटर आते थे। तो पुराने जमाने में इसको भी लायबिलिटी माना करते थे। लायबिलिटी में ये भी आती थी, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है? क्या ये कंपनी अपनी लाइफ में वापस करेगी? क्या इसे वापस करने का कंपनी पर ऑब्लिगेशन है? क्या ऐसे कंपनी अपनी लाइफ में वापस करेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंडेबल नहीं होती। सिर्फ कब वापस होती है? कंपनी के वाइंडिंग अप पर। वाइंडिंग अप पर ये मनी वापस करनी पड़ती है, कंपनी इसको पे नहीं करती ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। तो ये अमाउंट लायबिलिटी नहीं है। तो इक्विटी इज नॉट ए लायबिलिटी। और आप तो इसे धड़ल्ले से लायबिलिटी साइड में दिखाया करते थे। एक्चुअली इट इज नॉट ए लायबिलिटी। ये तो ऑनर्स फंड है, मालिक का लगाई हुई कैपिटल है। इट इज नॉट ए लायबिलिटी, इट इज नॉट पेबल एट ऑल। ये पे करने का बर्डन कंपनी पर नहीं है। इवन रिजर्व सरप्लस भी कंपनी का वो प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया पर अभी कंपनी में रखा हुआ है, कंपनी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये प्रॉफिट भी कंपनी के मालिक लोगों का है, कंपनी के इक्विटी शेयर का है, ये भी रिफंड करना कंपलसरी नहीं है। तो ये भी कंपनी की लायबिलिटी कतई नहीं है। हाँ, लेकिन लोन लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो अब पहले हम जो इन सबको लायबिलिटीज मानते थे,
वो गलत था। इक्विटी इज नॉट ए लाइबिलिटी, रिजर्व सरप्लस इज नॉट ए लाइबिलिटी। इसलिए अब लाइबिलिटी साइड की जगह नाम क्या हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सिर्फ लाइबिलिटी नहीं रहा, देखो ये है। अब इसमें अब हम इक्विटी भी ही लिखेंगे और लाइबिलिटी भी लिखेंगे, तो हम यहां पर अब क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी रादर देन ओनली इक्विटी, रादर देन ओनली लाइबिलिटी। तो अब हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब देखो आप चाहते हो फॉर्मेट नोट कर लो, ये फॉर्मेट नोट करते हो आप, काम आएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट नोट कर लीजिए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑनलाइन भी नोट कर लें। हाँ बेटा, आप आस्तिक, अनुष्का, सिद्धेश्वर सभी लोग नोट कर ले बेटा। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और ब्रैकेट में लिखना डिवीजन 1। कौन सा डिवीजन है, डिवीजन 1 है। कौन सी कंपनी पर लगता है ये, वो अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, जिस पर एप्लीकेबल है एस। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें एजेड से शुरू होगा, शुरुआत एजेड से होगी, शुरुआत एज एड से होगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये मेजर हेड है, इसमें लाइबिलिटी भी आएंगी, इसमें इक्विटी भी आएगी। अच्छा बताओ, आपने बिजनेस में, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें 10 लाख लगाए, उसमें 10 लाख की पूंजी लगाई और 20 लाख आपने लोन लिया। 10 लाख आपने लगाए तो वो क्या होगी, ऑनर्स कैपिटल, और 20 लाख आपने लोन लिया। बताओ आपके ऊपर बर्डन किस चीज का रहेगा, बाहर किसका रहेगा, लोन का। तो लाइबिलिटी किसको कहोगे, लोन को। अपनी खुद की पूंजी को लोन को, खुद की पूंजी को लाइबिलिटी हम नहीं बोलते। तो ऑनर्स कैपिटल इज नॉट ए लाइबिलिटी, उसका नाम क्या होता है, इक्विटी। तो ऑनर्स फंड मींस इक्विटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी दोनों यहां आने वाली है, ये मेजर हेड है। अब क्योंकि इतना सिंपल है तो मुझे लिखवाने की जरूरत भी नहीं, मतलब मैं बोलते आऊंगा, आप लिखते जाओ। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा, पहले इक्विटी आएगी या लाइबिलिटी आएगी, पहले इक्विटी और बाद में लाइबिलिटी। अब इक्विटी पहले क्यों, लाइबिलिटी बाद में क्यों। देखिए मैं तो बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति हूं, क्यों ऐसा, एज इट क्यों लिखा, रीजन होना चाहिए। इक्विटी पहले क्यों, अच्छा इक्विटी लाइबिलिटी वर्ड क्यों आया, ये भी मैंने बताया आपको अभी तक कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इक्विटी पहले क्यों, लाइबिलिटी बाद में क्यों। इक्विटी और लाइबिलिटी को मैं पहले इक्विटी क्यों और लाइबिलिटी क्यों, तो जिसने फॉर्मेट बनाया उसकी सोच क्या थी कि इक्विटी पहले क्यों ले रहा है, लाइबिलिटी बाद में क्यों ले रहा है। कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है, कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है कंपनी में, हमेशा हमेशा रहेगा, एक बार आ गया सो हमेशा रहेगा। कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है और कौन सा फंड कम परमानेंट है। इक्विटी इज परमानेंट फंड, मोर परमानेंट, एंड लाइबिलिटी इज लेस परमानेंट फंड। इसलिए उन्होंने पहले कौन सा लिया, जो ज्यादा परमानेंट है वो ऊपर लिया, जो फंड कंपनी के पास लंबे समय तक टिकेगा वो पहले लिया, और कम समय टिकेगा वो बाद में लिया। ये सोच थी फॉर्मेट बनाने वाले की, करेक्ट। तो पहले कौन सा फंड आया, परमानेंट वाला। तो ये जो ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में है, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ये जो ऑर्डर है किस ऑर्डर में है, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी मतलब कौन सा फंड परमानेंट है, कौन सा फंड ज्यादा परमानेंट है, कौन सा फंड कम परमानेंट है, उसके आगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कि पहले कैपिटल आई फिर लोन लिया, ऐसा नहीं है। कौन सा फंड परमानेंट है, कौन सा फंड लेस परमानेंट है। तो पहले आएगी इक्विटी, फिर आएगी लाइबिलिटी।
तो पहले इक्विटी में आएगा शेयर होल्डर फंड। पहले इक्विटी में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। पहले आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएंगी? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल भी आएगी और प्रेफरेंस भी इसी में आएगी। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगी शेयर कैपिटल में। और कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया और रख रखा है कंपनी के P&L में, रिजर्व में, तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड में आता है। वो भी आता है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर कहां मिलेगा आपको? नोट नंबर 1 में। रिजर्व सरप्लस क्या है, कैसा है, वो सब कहां दिखेगा? नोट नंबर 2 में। हो गया? तो ए में क्या आया? शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी। ए में क्या आया? शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, ऑनर्स फंड। इक्विटी मींस ऑनर्स फंड, मालिक लोगों का फंड, वो आ गया ए में। सी में क्या आएगा? सी में क्या आएगा? लाइबिलिटी। सीओडी में क्या आएगा? सीओडी में क्या आएगा? लाइबिलिटी आएगी सीओडी में। तो बी में क्या आया? अब पढ़िए बी में क्या है, मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए मेरी बात सुनना। हाँ, मैं एक कंपनी हूं, मैं एक कंपनी हूं। मैंने आप लोगों से शेयर होल्डर बनने के लिए मनी ली। आप लोगों से मनी ली। क्या आप मेरे यहां शेयर होल्डर बनना चाहते हो? लाओ मनी दो। आपसे ली, आपसे ली, आपसे ली, आपसे ली, आपसे ली, सबसे मैंने मनी ले ली। क्यों? आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो। मैंने आपसे कहा मनी लाओ, मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा। मैंने इन लोगों को, आप लोगों को शेयर अलॉट कर दिए। आप लोगों को शेयर अलॉट कर दिए तो आप मेरी कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर, मालिक बन गए। आपकी जो पूंजी है अब मैं आपको रिफंड नहीं कर पाऊंगा, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी वापस नहीं करूंगा, वो परमानेंट फंड है, वो आ गया शेयर कैपिटल हेड में आएगा। आपकी मनी कहाँ आएगी? शेयर कैपिटल हेड में, क्योंकि परमानेंट होगी वो। अब वो परमानेंट है, अब कंपनी से वापस नहीं जाएगी कंपनी की जिंदगी भर। तो आपका फंड सबसे ज्यादा परमानेंट है, वो आ गया शेयर कैपिटल में। आप दो हो, आपसे जो मनी मिली है आप दोनों से, मैंने कहा कि अभी मैं आपको शेयर अलॉट नहीं कर रहा हूं, पर मैं अलॉट करूंगा। आपको अलॉट कर दिया 31 मार्च के पहले। इनको कहा कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मार्च निपट जाए, आप लोगों को मैं अप्रैल में शेयर अलॉट कर दूंगा। आप लोगों को मैं अप्रैल में शेयर अलॉट करूंगा, ये कंफर्म है। तो आपकी मनी क्या मैंने आपको शेयर अलॉट कर दी है? नहीं, नहीं, क्योंकि अभी मैंने अलॉट नहीं किए तो आप मेरे शेयर होल्डर नहीं बने, तो आपकी मनी को मैं शेयर कैपिटल नहीं मान सकता। लेकिन मैं अलॉट करूंगा, रिफंड नहीं करूंगा। तो इनकी मनी अभी शेयर कैपिटल भी नहीं है, क्योंकि मैं अलॉट किया नहीं हूं, पर लायबिलिटी भी नहीं है। क्या ये मनी रिफंड करूंगा? नहीं करूंगा, बल्कि बदले में मैं शेयर्स देने वाला हूं, तो ये मेरी लायबिलिटी भी नहीं है। तो ना ये मेरी शेयर कैपिटल है, इन दोनों से जो मनी मिली ये मेरी शेयर कैपिटल भी नहीं है, पर ये मेरी लायबिलिटी भी नहीं है, दोनों के बीच का है। लेकिन ये इधर जो बैठे हैं इधर, इनको मैंने बोल दिया कि भाई मैं तुमको शेयर अलॉट नहीं करूंगा, अब मेरा कोटा पूरा हो गया, तुम्हारी मनी में तुमको अप्रैल में वापस करने वाला हूं। ये मैंने तुमको नोटिस भेज दिया, लेटर भेज दिया कि मैं तुमको शेयर अलॉट नहीं करूंगा, तुम्हारी मनी में 10 दिन बाद 10 अप्रैल को वापस कर दूंगा। तो अब ये मेरी क्या है? अब एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है या पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट? ये क्या है? रिफंडेबल। तो वो मेरी कहां आएगी? करंट लायबिलिटी में आएगा। वो कहां आएगा? करंट। लेकिन इनकी मनी मैंने बोल दिया आपको मैं रिफंड नहीं करने वाला, बल्कि आपको अप्रैल में शेयर। तो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। तो ये क्या हो गया? ना तो ये लायबिलिटी है, मैं आपको रिफंड करने वाला अभी नहीं हूं, ना अभी मैंने आपको शेयर अलॉट की, तो आप अभी शेयर कैपिटल भी नहीं हो और लायबिलिटी भी नहीं हो, दोनों के बीच की सिचुएशन है। तो उसको कहां लिख दूंगा? दोनों के बीच में, लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड के बीच में लिख दिए। क्या लिखा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। क्या बात समझ में आई? क्यों बीच में आया? समझ में आया?
तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, लिख लो। इट इज नाइदर कैपिटल नॉर लाइबिलिटी। वो समझेंगे बेटा, रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बताऊंगा मैं अभी। अभी बेसिक समझ ले बेटा, फिर आपके जो क्वेश्चन है सब समझेंगे ना। यस खुशी, शेयर वारंट अलग चीज होती है, वो समझाएंगे हम आपको। तो शेयर ये बोले, लेकिन वो शेयर वारंट नहीं है बेटा, ये तो मनी जो मुझे मिली है और जो मैं इनको अलॉट करने वाला हूं, ये रिफंडेबल नहीं है ना, अभी ये शेयर कैपिटल है और न ही ये रिफंडेबल मीन्स लाइबिलिटी है। तो ये दोनों के बीच का है, नाइदर शेयर कैपिटल नॉर लाइबिलिटी, दोनों के बीच में रख दो। ये हो गया एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नोटेड। अब आया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लाइबिलिटी एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है बेटा कौन सा फंड पहले आता है कौन सा फंड बाद में आता है? जो परमानेंट फंड है वो पहले आता है और जो कम परमानेंट है वो। तो बताओ लॉन्ग टर्म में से कौन सा ज्यादा परमानेंट है, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन, कौन सा ज्यादा परमानेंट है? तो लॉन्ग टर्म पहले आएगा शॉर्ट टर्म, इसीलिए कौन सी लाइबिलिटी पहले ली है? नॉन करंट लाइबिलिटी पहले आएगी और करंट लाइबिलिटी बाद में आएगी। क्या आपको ऑर्डर समझ में आया? तो किस ऑर्डर में सब कुछ लिया गया? जिसने फॉर्मेट बनाया ऐसे नहीं कि जो दिमाग में आया लिख दिया, उसने कुछ सोच विचार कर ये फॉर्मेटिंग की है। ये सारा फंड आता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। कैपिटल मोर परमानेंट है तो पहले ली, करंट लाइबिलिटी सबसे कम टाइम के लिए आती है, शॉर्ट टर्म लोन जल्दी वापस करना है वो नीचे आएगा, लॉन्ग टर्म लोन ऊपर आ जाएगा। तो आप कौन सी लिखोगे? सी में नॉन करंट लाइबिलिटी लिखो अंडर द हेड ऑफ सी, नॉन करंट लाइबिलिटी। लिख दिया? क्या समझ में आया? नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब कौन सी लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ब्रैकेट में लिख दो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म। आगे बढ़े। हाँ, डिवेंचर भी नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है बेटा, डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी है मतलब जो करंट लाइबिलिटी नहीं, मतलब लॉन्ग जो नॉन करंट है। करंट लाइबिलिटी मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी दो चीज लिखो। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लोन जो काफी समय बाद देना है, एक साल बाद पे करना है। वो लोन जो अभी पेबल नहीं है, विद इन ए ईयर पेबल नहीं है, विद इन 12 मंथ पेबल नहीं है, एक साल के बाद पेबल है। तो वो लोन जो अभी नहीं एक साल बाद पेबल है वो क्या हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे कि डिवेंचर, डिवेंचर यूजुअली क्या होता है? डिवेंचर भी एक बोरोइंग ही है, पर वो कौन सी बोरोइंग होती है? लॉन्ग टर्म। तो डिवेंचर इसी में आता है, डिवेंचर इसी में आता है। और कोई लोन आपने लिया है 4 साल के लिए वो भी इसी में आएगा, कोई लोन 3 साल के लिए वो भी इसी में आएगा। एक आया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब प्रॉब्लम ये है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो तब समझेंगे ना जब हमें प्रोविजन का मतलब मालूम हो। तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? मीनिंग ऑफ प्रोविजन, मीनिंग ऑफ प्रोविजन। तो अब हम फॉर्मेट छोड़कर बेसिक पर आ गए, हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है बताएंगे? कोई एक्सपेक्टेड कोई लॉन्ग टर्म लॉस होने वाला है। ओके, जैसे कि
फ्यूचर में मुबशिरा शकील, फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अरेंजमेंट। जितेश परिहार, अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन फंड। गौरव तिवारी, लिया है पैसा रख लेते हैं। मानवी अग्रवाल, फ्रॉम विच वी रिकवर आवर लॉस। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो पढ़ेंगे प्रोविजन। प्रोविजन प्रोविजन फॉर लॉसेस जो आप बोल रहे हो वो यहां नहीं आते, बताता हूं मैं आपको। तो मैं आपको पहले प्रोविजन का मतलब समझता हूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे कि एक कंपनी है, वहां पर बिजनेस उसका ऐसा है कि वहां वर्कर के एक्सीडेंट का डर हमेशा बना रहता है, और एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर को बड़ा सारा हर्जाना देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। तो कंपनी ने वो लॉस जो हो सकता है, फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हुआ और हर्जाना यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ा, तो वो हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है। वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा क्या है, एंटिसिपेटेड लॉस, वो लायबिलिटी नहीं है। उसके लिए हम यदि बनाते हैं प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, ये बोलते हैं ना वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, बोलते हैं वर्कमैन एक्सीडेंट फंड या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वो यदि बनाया तो वो है एंटिसिपेटेड लॉस के लिए, पर वो लॉस के लिए बना है, वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। वर्कमैन एक्सीडेंट फंड का आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। एक बिजनेस ऐसा है जैसे कि वो क्रैकर्स बनाते हैं, आतिशबाजी, दिवाली के फटाके वगैरह। उनको डर है कि इंडस्ट्री में कभी भी फायर हो सकती है, बिजनेस ऐसा है कि आग लग सकती है, और आग लगेगी तो माल जल सकता है। उस एंटीसिपेटेड लॉस के लिए उन्होंने प्रोविजन बना लिया। तो उसको प्रोविजन को यहां कहां लेंगे, प्रोविजन फॉर फायर लॉसेस, उसको बोलते हैं फायर फंड, प्रोविजन फॉर फायर फंड, फायर फंड बनाया, या प्रोविजन फॉर फायर लॉसेस। तो वो तो लॉस के लिए है, वो लाइबिलिटी नहीं। किसी को देना है क्या आपको, क्या वो प्रोविजन किसी को आपको पे करना है, या फ्यूचर में लॉस हुआ तो उस लॉस को सेट ऑफ करना है? तो वो जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर लॉसेस, वो कहां आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, यहां नहीं आते। जबकि हम तो किसकी बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो पे करना है, तो वो अलग चीज है। अब क्या होता है मैं समझाता हूं। अब ये जो बेटा प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं, और वो प्रोविजन शॉर्ट, देखो नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म। तो पहले समझे प्रोविजन क्या होते हैं। अब प्रोविजन क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, दोनों का एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं थोड़ा बेसिक में जा रहा हूं, थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं। आर यू रेडी? चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 31 मार्च की शाम को मैं कंपनी के अकाउंट, शाम को 8 बजे में अकाउंट फाइल करने बैठा हूं कंपनी के। 31 मार्च की शाम को 9 बजे में बैठा हूं, और जो बाहर रेस्टोरेंट है, कैंटीन वाला है, उसके यहाँ से हमारे यहाँ चाय भी आती है, नाश्ता भी आता है, सैंडविच भी आता है, सब आता रहता है। और महीने में एक बार वो बिल देता है, फिर हम पे कर देते हैं। 31 मार्च का बिल उसने भी दिया नहीं, 31 मार्च का उसने भी बिल नहीं दिया, और वो दुकान अभी 4 दिन बंद रहेगी, बाद में खुलेगी। अब क्या करूं, 31 मार्च का जो रेस्टोरेंट का बिल है वो अभी मुझे नहीं मिला, अप्रैल में आएगा, पर मुझे तो किताबें आज क्लोज करनी है, मुझे तो 31 मार्च की रात को बुक्स क्लोज करनी है। तो क्या करूं, बिजली का बिल, सॉरी ये जो रेस्टोरेंट का बिल है, पता नहीं कितना आएगा, पर आएगा जरूर। तो ये लाइबिलिटी है या लॉस? बिल ऑफ रेस्टोरेंट इज ए लॉस या लाइबिलिटी?
लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी मुझे, मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है और ये मेरी, अब इसका अमाउंट सर्टेन है या अनसर्टेन? क्या बिल आएगा? क्या 31 मार्च को पता है? 31 मार्च को आपको कंफर्म अमाउंट पता है या डाउटफुल? ये तय है कि बिल आएगा, ये तय है कि अमाउंट देना है, पर अमाउंट तय नहीं है, वो 4 दिन बाद पता पड़ेगा। तो 31 मार्च की शाम को मैं उस रेस्टोरेंट के बिल के लिए बनाऊंगा प्रोविजन। क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट बिल। वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है या लॉन्ग टर्म? 3-4 दिन बाद बिल आएगा और उसके 2-3 दिन बाद पेमेंट ही कर देंगे, तो वो कौन सा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये समझो एग्जांपल से, फिर हम फिर से आएंगे। दूसरा एक और एग्जांपल। 31 मार्च की शाम को मैं अकाउंट फाइनल कर रहा हूं। बिजली का बिल मार्च महीने का आ गया या आएगा? 31 मार्च को बिजली का बिल हाथ में नहीं है, पर तय है आएगा। बिजली साल पर पूरे महीने कंज्यूम किए, मार्च महीने में बिल तो आएगा, पर अमाउंट श्योर, तो मुझे उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो कौन सा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। तो वो है प्रोविजन फॉर, वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जांपल। तो क्या आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जांपल समझ में आया? ऑनलाइन ये था प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कंफर्म है पर अमाउंट कंफर्म, उसके लिए बनाना पड़ता है। अच्छा सुनो, बहुत बारीक चीजें हैं ये अकाउंट्स की। मान लो 31 मार्च की शाम को, 2 मिनट बैठा ना, 31 मार्च की शाम को मैं, बिजली का बिल मुझे पता नहीं, बिल कब आने वाला है? अप्रैल में। पर मैंने एक टेक्निक लगाई, मैं ऑनलाइन गया, ऑनलाइन का पोर्टल खोला और मेरा बिल अमाउंट देख लिया कि मेरा बिल 17,200 रुपया का बिल है बिजली का। 17,200 का बिल है, तो अब अमाउंट श्योर है या कंफर्म है या अमाउंट तय नहीं है? तो अब मैं इसके लिए प्रोविजन बनाऊंगा या P&L टू इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल लिखूंगा? तो मैं इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन बनाऊंगा या इलेक्ट्रिसिटी पेबल लिखूंगा? तो मैं एंट्री करूंगा P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल, P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। तो इलेक्ट्रिसिटी पेबल प्रोविजन है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? 17,200 क्या है? प्रोविजन या करंट लाइबिलिटी? वो तो लाइबिलिटी में आएगा, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि तो पेबल है। और एंट्री भी क्या होगी? P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल 17,200। लेकिन मान लो मुझे पोर्टल पे बिल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब आएगा। बिल अप्रैल में आएगा, पर बिल आएगा, खर्चा। तो मुझे क्या करना पड़ा? एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चा बुक्स में डालना पड़ेगा। एक्चुअल अमाउंट कंफर्म, ये तय है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ये तय है अप्रैल में हम पे करेंगे, लेकिन अभी 31 मार्च को उसका अमाउंट पता नहीं है। अमाउंट सर्टेन, तो जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है उसको पेबल वर्ड डालेंगे या उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे? उसके लिए पेबल वर्ड लिखूं या प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखूं? अब एंट्री होगी P&L टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी 17,000। तो जब अमाउंट कंफर्म नहीं है तो क्या करते हैं? अमाउंट तय नहीं है, अमाउंट निकलने वाला है पर अमाउंट तय नहीं है कितना, तो क्या करेंगे उसके लिए? प्रोविजन। तो जब कोई लाइबिलिटी तय है देना है, कोई एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी तय है देना है, पर उसका अमाउंट सर्टेन नहीं हो, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये नीचे आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। क्या समझ में आया? रेस्टोरेंट का बिल 31 मार्च को पता नहीं है, तो फिर क्या लिखूंगा? P&L टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट बिल। 5,000 से डाल दिया। पता है कि महीने का 5, 5.5, 6 आता है, 5, 5.5, 4.5, 5 के बीच में आता है, अंदाज से मैंने क्या डाल दिया? तो 5,000 एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट बिल। लेकिन यदि मैंने उसको फोन किया रेस्टोरेंट वालों को, भाई तू बता, उसने उसके बोले यार मेरी दुकान तो बंद है, कैसे बताऊं? दुकान बंद है कैसे, दुकान में 2 दिन बाद आऊंगा, कैसे बताऊं कि बिल कितना है आपका? मैंने कहा भाई देख यार कोई तरीका लगा। उसने जुगाड़ लगाई, डायरी उसके पास निकल गई, डायरी उसके पास जेब में निकल गई, उसने बता दिया कि आपका बिल 5200 रुपया है। तो अब मैं क्या एंट्री करूंगा? अब मैं 5200 के लिए प्रोविजन बनाऊंगा या
बिल पेबल लिखूंगा, तो एंट्री करूंगा P&L टू रेस्टोरेंट बिल पेबल। फर्क समझ में आया? तो जब अमाउंट श्योर है तो उसके लिए फिर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन अमाउंट श्योर नहीं है तो फिर उसके लिए लाइबिलिटी का अमाउंट तय नहीं है, लाइबिलिटी तय है पर उसका अमाउंट तय, तो उसके लिए एस्टिमेटेड बेसिस पर क्या बनाना पड़ता है? प्रोविजन। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। अब प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, प्रोविजन शॉर्ट टर्म। बस सुनो और दिमाग में एक तरफ रख दो, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखो तो अपनी तरफ, नहीं तो दिमाग में पढ़ के रख दो। एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैं कंपनी हूं, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं, जब आप रिटायर होंगे तो मुझे आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। रिटायरमेंट पर आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको? रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट। पर ये गवर्नमेंट के रूल बदलते रहते हैं, अभी क्या कभी क्या कभी क्या। जब रिटायर होंगे ये तय है कि आप रिटायर होंगे, ये भी तय है कि मुझे आपको अमाउंट देना पड़ेगा, पर अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो अभी तय। अब अभी आप मान लो कंपनी में अभी आप 40 साल के हो और अभी आप नौकरी में 20 साल और रहोगे, 60 साल बाद आप रिटायर होगे, तो मुझे 20 साल बाद आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट देना है। ये तय है कि ग्रेच्युटी का अमाउंट देना है, ये तय है कि ग्रेच्युटी लाइबिलिटी आएगी, पर अमाउंट तय। तो मैं क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वो कौन सा प्रोविजन हुआ? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? वो हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अच्छा, उसको प्रोविजन कहूं या लाइबिलिटी कहूं? अभी ग्रेच्युटी फंड लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कहूं? उसको मैं ग्रेच्युटी लाइबिलिटी कहूं या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कहूं? क्यों? क्योंकि अमाउंट अभी पता नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए बनाऊंगा प्रोविजन। करेक्ट? पर मान लो, तो वो कौन सा प्रोविजन हुआ? लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस आप सुन के रख दो, जितना सुना उतना काफी समझ में आ गया होगा, जरूरी नहीं कि आपको रिटेन भी रहे। अभी तो इतना सुन के कि देयर इज ए प्रोविजन, तो प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी होता है, प्रोविजन शॉर्ट टर्म होता है। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी किसका एग्जाम्पल हुआ? लिख लो ब्रैकेट में, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी किसका एग्जाम्पल है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के एग्जाम्पल में लिख लो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के आगे एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, एग्जाम्पल लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। लिख लिया? लिख लिया? और ठीक है, ये था लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और तीसरा मैंने बताया था, वर्कर के एक्सीडेंट पर क्लेम देना पड़ भी सकता है, तो क्या एक्सीडेंट होगा तय है? क्या लाइबिलिटी कंफर्म है? तो फिर उसके लिए प्रोविजन बनेगा या प्रोविजन वो कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। वो तो प्रॉफिट है आपका जो आपने सेट असाइड कर रखा है कि कल को लॉस हुआ तो लॉस हम इससे सेट ऑफ कर लेंगे, तो वो आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने लॉस के लिए अलग रख रखा है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फ्यूचर लॉसेस के लिए पटक रखा है, तो वो तो प्रॉफिट है, फ्यूचर में वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है नहीं भी, तो वो आएगा रिजर्व एंड। तो प्रोविजन फॉर लॉसेस कहां आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। इज इट क्लियर? और प्रोविजन फॉर लायबिलिटी कहां आएगी? शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या लिखो? सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऊपर थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग समझते हो क्या? हाँ, पहले आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। देखिए बेटा, जैसे
एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन है, मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, है ना, कंपनी का अकाउंटेंट हूं मैं। किसी दूसरे व्यापारी ने कंपनी पर सूट फाइल कर दिया, दावा लगा दिया, या ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हो, एक वर्कर है, वो मान लीजिए काम कर रहा है, और काम करने के दौरान उसको फोन आया। अब फोन उसको अटेंड करना चाहिए काम के दौरान, या नहीं करना चाहिए? चलो अर्जेंट है। अब उसके जीएफ का फोन आया, तो तुम तो कहोगे अर्जेंट है, वो भी उससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। जीएफ का फोन, ग्रैंडफादर, जीएफ मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर का फोन आया। हाँ, ग्रैंडफादर ही बोल रहा था मैं, जीएफ का मतलब आप गलत समझ रहे थे। तो उसका फोन आया, तो उसको अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जीएफ का फोन भी करना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड का। अरे यार, अब कोई 26 साल की उम्र में दादाजी फोन करेंगे ऑफिस में, फैक्ट्री में, और वो फोन उठाएगा, और दादाजी का फोन उठाएगा, और उसको क्या पता कि दादाजी का फोन इमरजेंसी है कि नहीं है? अच्छा, ऐसा है। तो मान लो उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया, और वो फोन उठा के वो बात कर रहा है, आधे घंटे बात करता रहा, बात करते करते उनका झगड़ा हो गया। होता ही है, आपको पता ही होगा, मुझे तो पता नहीं है, हमारे ज़माने में ये सब होता ही नहीं था। हमारे ज़माने में तो पूरे इंदौर में मिलाकर 2 लड़कियां थी सीए करने वाली, सिर्फ 2 लड़कियां जो सीए कर रही थी, और वो भी बहुत पढ़ाकू थी। हम भी पढ़ाकू थे, हम भी पढ़ते थे, और वो भी पढ़ती थी। तो कुछ हमारे इस वक्त तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते ही नहीं थे, तो आपके वक्त में पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो गर्लफ्रेंड का फोन आया, आधे घंटे बात करता रहा, फिर आधे घंटे बाद उनका झगड़ा हो गया। पहले तो अच्छे से बात करते रहे, फिर पता नहीं झगड़ा हो गया। झगड़े में गुस्से गुस्से में वो फैक्ट्री के गेट के बाहर निकल गया, निकल करके सामने पानी की टंकी पे चढ़ गया, या वो गटर में गिर गया। अब उसको चोट लग गई, हड्डी टूट गई, अब वो अस्पताल में लेटा ऐसे करके। अब वो फैक्ट्री पे क्लेम करता है कि काम के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डी टूट गई, मुझे 2 लाख रुपए हर्जाना दिलवाओ। वर्कर ने कंपनी पर सूट फाइल कर दिया, 2 लाख का हर्जाना दिलवाओ, कॉम्पनसेशन दो, मेरे हाथ पे टूट गए। अब कंपनी बोल रही भाई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो फोन पे आधे घंटे बात कर रहा है, उसके बाद तू बाहर चला गया, बाहर चलकर तू गटर में गिर गया, उसमें हमारी क्या गलती? इट इज नॉट ड्यू टू वर्क, इट इज योर फॉल्ट, हम क्लेम नहीं देंगे। उसने कोर्ट में दावा लगा दिया। अब 31 मार्च को क्या करेंगे? अब हमारे कंपनी के वकील बोलते हैं कि आप निश्चित रहो, हम केस जीतेंगे। हमने उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल ली है, उसने कितने घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी, ऑफिस वर्क पे नहीं था, वो बाहर परमिशन के बगैर गया, हमारा क्लेम नहीं बनेगा, हम केस 100% जीतेंगे। तो क्या कंपनी उस 2 लाख के एंटीसिपेटेड लॉस मानेगी? उसको नहीं मानेगी। तो कंपनी उसको फिर शो करेगी अपनी बैलेंस शीट के बाहर बाय वे ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। वो कहा जाएगा तो जिसको कंपनी अपनी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, कंपनी उसको बुक्स में प्रोवाइड फॉर नहीं करेगी, तो वो कंपनी शो करेगी बैलेंस शीट के बाहर एज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ये आपका एग्जाम्पल का जवाब है। लेकिन मान लो दूसरा एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति का केस ज़्यादा मतलब पावरफुल है, उसके पास एविडेंस उसने इकट्ठे कर लिए, कुछ ऐसे कि भाई मैं तो फैक्ट्री के काम से बाहर गया था, और जो भी है मोबाइल कॉल डिटेल नहीं निकाल पाए, जो भी है, ऐसा लग रहा है कि यार क्लेम देना पड़ भी सकता है, 2 लाख हर्जाना देना पड़ सकता है। तब अब कंपनी को इस एंटीसिपेटेड लॉस के लिए क्या करना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए। तो वो होगा प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन, प्रोविजन फॉर, वो देना पड़ भी सकता है, नहीं भी। उसके लिए फिर कंपनी एंट्री करेगी P&L टू प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन। तो वो उसके लिए प्रोविजन बनाएगी, और वो फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो बुक्स में आ गई या बुक्स से बाहर है, तो फिर वो कॉन्टिजेंट में नहीं आएगी। तो समझ में आ गया फर्क? तो बुक्स के बाहर कौन सी वाली आती है? जिसको कंपनी अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट के बाहर बाय वे ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। पर जिसको कंपनी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, वो कहाँ गई? बैलेंस शीट के अंदर। अब वो बैलेंस शीट के बाहर नहीं आएगी। इज इट क्लियर? अमाउंट अनसर्टेन है तो फिर वो प्रोविजन हो गया। हाँ भाई, 2 लाख तो उसने मांगा है, पर 1.5 लाख में सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट 1.5 लाख बोल दे, कोर्ट जरूरत होंगे 2 लाख का 2 लाख देना पड़े, कम भी हो सकता है।
नहीं, 2 लाख से ऊपर तो होगा नहीं ना, जब 2 लाख सामने वाला मांग ही 2 लाख रहा है तो 2 लाख से ऊपर तो देंगे नहीं, 2 लाख के अंदर ही देंगे। हाँ, तो एक है शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है? वो बोरिंग जो विद इन ए ईयर पेबल है, 1 साल के अंदर अंदर जो अमाउंट पेबल है वो है शॉर्ट टर्म बोरिंग, और जो 1 साल बाद पेबल है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग। मैं कंपनी हूं, कंपनी का अकाउंटेंट हूं, कंपनी ने फंड कम पड़ गए, डायरेक्टर से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोन लिया है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। तो ये कौन सा लोन है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? वो आ जाएगा लोन फ्रॉम डायरेक्टर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। क्या समझ में आया? अच्छा, मैंने एक लोन लिया, वो लोन 12 लाख का है, वो लोन 12 लाख का है, और उसकी 31 मार्च को उस 12 लाख में से 1 लाख 8 महीने बाद उसकी किस्त निकलने वाली है। वो लोन किस्तों में पेबल है। 31 मार्च को लोन 12 लाख है और उसकी पहली किस्त 8 महीने बाद है 1 लाख। तो 12 लाख के लोन में से 1 लाख का लोन कब पेबल है? पहली किस्त कब ड्यू हो रही है? 8 महीने बाद। तो बताओ 1 लाख कब पेबल है? विद इन ए ईयर। और 11 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो बेटा जो 1 लाख की किस्त विद इन ए ईयर ड्यू होने वाली है वो कहाँ आएगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगी। और जो बचा हुआ 11 लाख का लोन वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ऐसे होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल, ट्रेड व्यापारिक देनदारियां, व्यापारिक ट्रेड पेबल मतलब पेबल तो बहुत सारी चीज होती है, लोन भी तो पेबल है, लोन भी पेबल होता है, पर ये कौन सा पेबल है? ट्रेड पेबल। व्यापारिक देनदारियां जो व्यापार से संबंधित है उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा, जिनसे ट्रेड किया और देना बाकी है। ट्रेड क्रेडिट मतलब व्यापारिक उधार, जिनसे उधार माल खरीदा और पेमेंट करना बाकी है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। और बिल्स पेबल तो आप जानते ही होंगे, बिल्स पेबल भी ट्रेड पेबल ही है। समझाऊं क्या? क्या बिल्स पेबल जानते हैं आप लोग? वो भी क्या है? ट्रेड पेबल। फिर अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, इनके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी जो हो यहां है। जैसे कि ब्याज देना बाकी है, ब्याज, बैंक को लोन पर ब्याज देना बाकी, तो ब्याज देना बाकी किस में आएगा? क्या ब्याज ट्रेड लायबिलिटी है? क्या वो ट्रेड पेबल है? क्या उनसे उधार माल खरीदा? नहीं। तो ब्याज पेबल, इंटरेस्ट पेबल कहां आएगा? अदर। रेंट पेबल, सैलरी पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता चुका हूं मैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता चुका हूं। तो ये था आपकी करंट लायबिलिटी। लिख लीजिए, लिख लिया? लिख लें। वैसे आपने सुना है बैंक से लोन होते हैं, अलग अलग तरह के लोन होते हैं। क्या सीसी लिमिट जानते हो? कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट, नाम सुना है? सीसी लिमिट नॉलेज होना चाहिए हमको एज ए सी स्टूडेंट। सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, कभी नहीं सुना? गौरव तिवारी, नो सर। जितेश परिहार, यस सर। सीसी लिमिट आप में से किसी ने? ऑनलाइन, नो सर। शिवांशु पटेल, ऑनलाइन से भी नहीं पता है। सीसी लिमिट, नो सर। अस्तिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो नो। पवन गुप्ता को पता है।
ठीक है, समझता हूँ कैसे, क्या बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, उसको नाम से एकदम कनेक्ट मत करो। वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडस्ट्री डाली, उसमें मुझे कच्चा माल खरीदना होता है। उस कच्चे माल को मैं खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल को, उस पर प्रोसेसिंग करता हूँ, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसको उधार बेचता हूँ, फिर उसका पेमेंट आता है। तो रॉ मटेरियल खरीदने और पेमेंट आने में टाइम गैप होता है कि नहीं होता है? रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कुछ दिन तो रॉ मटेरियल रखा रहेगा फैक्ट्री में, फिर मैं उसको कंज्यूम करूंगा, उससे गुड्स बनाऊंगा, गुड्स बनने में टाइम लगेगा, गुड्स बन जाएगा तो गोडाउन में पड़ा रहेगा, गोडाउन के बाद वो शोरूम में पड़ा रहेगा, शोरूम के बाद वो कस्टमर को बिकेगा तो उधार बिकेगा, उधार बिकेगा तो फिर पेमेंट आएगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने और उससे पेमेंट जनरेट होने में 2-3 महीने का गैप होता है। तो मुझे रॉ मटेरियल आज खरीदना है और पेमेंट उसका मिलने वाला है, उस रॉ मटेरियल से पेमेंट मुझे काफ़ी समय बाद मिलेगा। तो मैं सप्लायर को पेमेंट कैसे करूं, अभी रॉ मटेरियल का पेमेंट अभी कैसे करूं? तो मैंने बैंक वाले से बात करी, बैंक वाले से बात करी कि यार बैंक कैनरा बैंक है, जैसे अपने सेंट्रल बैंक हो, जैसे अपनी नीचे बिल्डिंग में सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक है, देखा नहीं कभी आपने? देखा है, सेंट्रल बैंक है मान लो। सेंट्रल बैंक को बोला कि आप, मैनेजर से बात करी कि मैनेजर आप हमें, हमारा करंट अकाउंट हम आपके यहाँ खोल देते हैं, करंट अकाउंट खोलकर आप हमें एक परमिशन दे दो राइटिंग में कि हमारा बैंक बैलेंस जीरो भी रहे, बैंक बैलेंस जीरो भी रहे तो भी आप हमें हमारे 50 लाख तक के चेक आप बाउंस नहीं करोगे, क्लियर करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे अप टू 50 लाख। हम हमारे बैंक अकाउंट से 50 लाख ओवरड्रॉन कर सकते हैं, 50 लाख रुपया बगैर बैलेंस के निकाल सकें, उतनी हमें परमिशन दे दो, भली उस पर ब्याज ले लेना। हम यदि आपके बैंक में बैलेंस जीरो है हमारा और हम 10 लाख का चेक इश्यू करें किसी को, सप्लायर को, आप पास कर देना और 10 लाख पे ब्याज ले लेना हमसे। फिर हम 5 लाख का चेक और इशू कर दें तो आप पास कर देना और 15 लाख पे ब्याज शुरू कर देना। फिर हमने 7 लाख का चेक और इशू कर दिया सप्लायर को, आप पास कर देना, लोन हो गया बढ़ के 22 लाख, 22 पे ब्याज शुरू कर देना। 50 लाख तक के हमें परमिशन दे दो ओवरड्रॉन की। और मैनेजर ने कहा कि लो, अब तुम हमारे बैंक से, करंट अकाउंट से 50 लाख रुपया तक ओवरड्रॉन कर सकते हो, बगैर बैलेंस के 50 लाख बैंक से निकाल कर लोगों को पेमेंट कर सकते हो। मैंने वो एक 50 लाख की लिमिट, 50 लाख तक का अमाउंट मैंने उनसे साइन करवा लिया। अब मैंने फैक्ट्री शुरू करी, रॉ मटेरियल खरीदा 10 लाख में, उधार नहीं खरीदा मैंने, ये पेमेंट लिया दे और रॉ मटेरियल दे। क्यों भाई? सस्ता मिलता है, कैश पेमेंट पे माल सस्ता मिलता है। तो मैंने उस सप्लायर से कहा कि सस्ता माल चाहिए, महंगे माल में मैं फैक्ट्री नहीं चला पाऊंगा, सस्ता माल के लिए मैंने पेमेंट तुरंत कहां से कर दिया? मेरे बैंक में बैलेंस कितना था मेरा? जीरो, पर चेक मैंने इश्यू किया उसको 10 लाख सप्लायर को और बैंक ने, मैनेजर ने उस चेक पास कर दिया। तो मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया और जल्दी मिल गया और बगैर फंड के मिल गया। अब मेरा कितना लोन हो गया बैंक पर? 10 लाख। बैंक में था कितना मेरा? जीरो बैलेंस, और बैंक ने मेरे यहाँ पर पेमेंट कितना कर दिया? 10 लाख। तो मेरा बैंक पर लोन कितना चढ़ गया? 10 लाख। बैंक 10 लाख पर मेरा ब्याज का मीटर शुरू कर देगा। फिर मेरा एक और सप्लायर आया, उससे भी मैंने 5 लाख का माल खरीद लिया, उसको भी पेमेंट बैंक से कर दिया, तुरंत सस्ता माल लिया, पेमेंट तुरंत कर दिया। अब मेरा लोन कितना हो गया बैंक में? 15 लाख। और बैंक, अब बैंक ब्याज किस पे लगाएगा? 15 लाख पर। लिमिट कितनी है? तो वो 50 लाख की लिमिट है, पर मैंने ओवरड्रॉन कितना किया है? 15 लाख। ऐसे में ओवरड्रॉन करते जाऊंगा। इसको बोलते हैं सीसी लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? कैश क्रेडिट लिमिट। तो 15 लाख का लोन मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं? मैंने बैंक से 15 लाख निकाल लिया बगैर बैलेंस के, मुझे 15 लाख बैंक को देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो मेरा ये 15 लाख क्या है? बोरोइंग। कौन सी लिमिट? उसको बोलते हैं सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। ये मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, बताऊंगा क्यों। आज इतना काफ़ी है, टाइम हो गया 3:08। सीसी लिमिट उसको बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ये सब चीज़ें भी नॉलेज में आपका आना चाहिए। हम सिर्फ स्टडी नहीं, स्टडी से चीज़ें हट के भी पढ़नी पड़ेगी जो आगे काम तो आती है। ये हम कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक? ओके, कुछ आप और हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।
बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट में फर्क होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक बैलेंस आता है उसका नेगेटिव पार्ट है, उसको कैश एंड बैंक में से लेस कर देंगे। और वैसे यहाँ भी दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा सकते हैं उसको भी, पर उसको बैंक से भी लेस करके भी दिखा सकते हैं। बैंक का डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस है वो बैंक ओडी।